हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्ते। सभी का वेलकम। हमारा टॉपिक चल रहा था फूड एंड न्यूट्रिशन। उसमें से हम दाल और रोटी खा चुके थे। इसके अलावा वेजिटेबल यानी कि हमारी सब्जियां जो हैं, फ्रूट्स हैं, वो हम लोग खा चुके थे। यानी कि हमने कुछ चीज़ें ख़त्म कर दी और कुछ चीज़ें खाना और बाकी हैं, जिसमें हम नमक डालेंगे सब्जी के अंदर या फिर रोटी के अंदर, और उसके बाद हम पानी पिएंगे। और फिर आपको पता ही है, जैसा कि सर्दी चल रही है तो उसमें हम घी वगैरह भी डालेंगे। यानी कि हमारा टॉपिक जो है उसमें मैंने बोला कि हम दाल रोटी खा चुके थे, तो इससे मतलब ये है कि हम लोग कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट कर चुके हैं और उसके अलावा हम प्रोटीन भी कंप्लीट कर चुके हैं। और हमने हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग विटामिन्स, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट कह सकते हैं हम फूड एंड न्यूट्रिशन का, जहां से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। और आज हम हमारे टॉपिक के एंडिंग की तरफ जा रहे हैं और आज हम इस सेशन के अंदर, इस क्लास के अंदर फैट के बारे में बात करेंगे, इसके अलावा मिनरल्स के बारे में बात करेंगे और हम वाटर के बारे में बात करेंगे। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि प्लांट में न्यूट्रिशन, पादप जो है उनमें पोषण किस तरीके का होता है, तो उसके बारे में भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आज की हमारी हेडिंग हो जाएगी लिपिड या फिर वसा, फैट बोल सकते हैं हम उसको। तो पहली आज की हमारी हेडिंग है वसा, वसा, लिपिड, फैट भी बोल सकते हैं हम इसको। तो जैसा कि आप सबको पता है, घी और ऑयल ये किस में आते हैं, लिपिड और फैट में आते हैं। तो इनका जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो कार्बोहाइड्रेट के जैसा ही होता है, बस इसमें जो ऑक्सीजन है वो कंपैरेटिवली कार्बोहाइड्रेट के कम मात्रा में पाई जाती है। तो इसका संगठन की यदि हम बात करते हैं तो कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बने यौगिक जिसमें ऑक्सीजन तुलनात्मक रूप से कम पाई जाती हैं। इसीलिए फैट का जो ऑक्सीडेशन है वो धीरे होता है और हमें एनर्जी तो ज्यादा मिलती है फैट से, लेकिन लंबे समय के बाद मिलती है, तो तुलनात्मक रूप से कम उपस्थित होती है। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि फैट जो है वो पानी में नहीं घुलती है। कभी आप पानी में घी मिला के देखना। वैसे तो आप जो पानी में घी मिलाओगे तो आपकी मम्मी का रिएक्शन देखना उस टाइम, लेकिन आपको पता होगा कि जल में हम लोग घी को सोल्यूबल नहीं कर सकते हैं, तो हम लिखेंगे जल में ए विलेय, इनसोल्यूबल इन वाटर, जल में विलेय नहीं, सॉरी, अविलेय। और जो कार्बनिक विलायक होते हैं, जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, उसमें ये घुल जाती हैं, तो कार्बनिक विलायकों में ये विलय होती हैं। कार्बनिक विलायकों में विलय होती हैं। अब आप देखते होंगे कि जब हम नॉर्मली घी को देखते हैं तो ये सेमी सॉलिड अवस्था में पाया जाता है, अर्ध ठोस अवस्था में पाया जाता है, या फिर सर्दी में यदि हम बात करते हैं तो वो पूरी तरीके से सॉलिड होता है। और यदि हम ऑयल की बात करते हैं तो वो लिक्विड कंडीशन में पाया जाता है। तो इस आधार पर हम फैट को दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक होती है संतृप्त वसा और दूसरी होती है असंतृप्त वसा। सेचुरेटेड फैट एंड अनसेचुरेटेड फैट में हम इसको वर्गीकृत कर सकते हैं। तो वसा के प्रकार, टाइप्स ऑफ फैट,
तो वसा को हम टेबल के माध्यम से समझेंगे। इसके दो टाइप हैं। पहले हो जाएगी संतृप्त वसा, संतृप्त वसा, सैचुरेटेड फैट, और दूसरी हो जाएगी असंतृप्त वसा, असंतृप्त वसा, अनसैचुरेटेड फैट, अब जैसा कि आपको मैंने बोला कि घी, तो घी जो है वो किस में आता है, सैचुरेटेड फैट में आता है, और ऑयल जो है वो अनसैचुरेटेड फैट में आता है। लेकिन यदि यहाँ पर हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को डिफाइन करेंगे तो हम उस आधार पर, वो तो उदाहरण है उसके, हम उसको केमिकली कैसे परिभाषित करेंगे। तो इसमें संतृप्त वसा में जो कार्बन कार्बन होंगे उनके मध्य क्या पाया जाएगा, एकल बंध पाया जाएगा। सारे के सारे कार्बन के जो बॉन्ड हैं वो एकल बंध के द्वारा संतृप्त होंगे, जबकि असंतृप्त वसा में जो है कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम इसमें लिख सकते हैं कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध, सिंगल बॉन्ड, एकल बंध उपस्थित, और यहाँ पर इस तरीके से होगा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। और संतृप्त वसा जो है ये रूम टेम्परेचर पर अर्ध ठोस अवस्था में पाई जाएगी, तो कमरे के तापमान पर अर्ध ठोस, सेमी सॉलिड, और यदि हम उदाहरण की बात करेंगे तो उदाहरण हो जाएगा घी। और इसी तरीके से यदि हम अनसैचुरेटेड फैट में बात करें तो अनसैचुरेटेड फैट में कार्बन कार्बन के मध्य दो बंध भी हो सकते हैं, द्विबंध भी हो सकते हैं और तीन बंध भी हो सकते हैं, यानी कि त्रिबंध भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध, डबल बॉन्ड, या त्रिबंध, ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होता है। और यदि यहाँ पर इस तरीके से हम इसको दर्शाना चाहें तो इस तरीके से दर्शा सकते हैं इसको। ये हो गया डबल बॉन्ड हमारा, और इसको हम तीन बंध के द्वारा भी दर्शा सकते हैं इस तरीके से। कार्बन जो है ये मैक्सिमम चार बंध बना सकता है, जिसमें ये सिंगल भी बनाता है, डबल भी बनाता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है, यानी कि कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। यानी कि कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, जिससे कि कार्बन लंबी श्रृंखला युक्त कार्बनिक यौगिकों का निर्माण करता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम जनरली किसके बारे में पढ़ते हैं, कार्बन के बारे में पढ़ते हैं। अब बात करें कि रूम टेम्परेचर पर जो अनसैचुरेटेड फैट है वो किस अवस्था में पाई जाएगी, तो ये पाई जाएगी लिक्विड अवस्था में, जैसे कि ऑयल। तो हम लिख सकते हैं इसको कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में, लिक्विड अवस्था में पाई जाएगी। और यदि हम उदाहरण की बात करते हैं तो उदाहरण हो जाएगा ऑयल, तेल। अब हम
असंतृप्त वसा जो है उसमें आपको डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें हम हाइड्रोजन को ऐड करके अनसैचुरेटेड फैट को हम किस में बदल सकते हैं, सैचुरेटेड फैट में बदल सकते हैं। इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोजनीकरण। और हाइड्रोजनीकरण की जो प्रोसेस होती है उसमें एक उत्प्रेरक काम में आता है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, और उस उत्प्रेरक को हम बोलते हैं निकल, उसको हम Ni से दर्शाते हैं। तो निकल उत्प्रेरक जो है वो हाइड्रोजनेशन में उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं हाइड्रोजनेशन। आई होप ये हो गया होगा आपका, तो मैं इसको हटा देती हूँ एक बार, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं हाइड्रोजनीकरण और हाइड्रोजनेशन में हम क्या करते हैं, जो असंतृप्त वसा है, अनसैचुरेटेड फैट हैं, इसको किस में बदल सकते हैं, संतृप्त वसा सैचुरेटेड फैट में बदल सकते हैं। यानी कि हम कार्बन कार्बन के मध्य अगर डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है, इसको हम कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड में चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैं एक उदाहरण लिखूं, यहाँ पर CH2 यहाँ पर डबल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे होंगे, इसका हम हाइड्रोजनीकरण करवाएंगे, यानी कि इसके साथ हम हाइड्रोजन जोड़ेंगे, और यहाँ पर जो उत्प्रेरक है वो है निकल। निकल उत्प्रेरक जो है इसके प्रेजेंस में ये हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे और कार्बन कार्बन के मध्य क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि वनस्पति जो ऑयल है उसको हम वनस्पति घी में जो बदलते हैं वो हाइड्रोजनीकरण प्रोसेस के द्वारा बदलते हैं। तो जो वनस्पतिक ऑयल है इसको हम निकल उत्प्रेरक की प्रेजेंस में इसका हाइड्रोजनीकरण करवा के इसको हम किस में बदल सकते हैं, वनस्पति घी में बदल सकते हैं। सो गाइस, आपको फैट या लिपिड के बारे में सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, और अब हम आगे पढ़ेंगे। जैसे कि हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ लिया, हमने प्रोटीन के बारे में पढ़ लिया, विटामिन के बारे में पढ़ लिया, हमने लिपिड के बारे में पढ़ लिया, ये सारी चीजें हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे मिनरल्स के बारे में, खनिज लवण के बारे में। तो इसको हम हटा देते हैं। और अब हमारी हेडिंग हो जाएगी, आई होप ये भी हो गया होगा आपका, हाइड्रोजनेशन। असंतृप्त वसा को संतृप्त वसा में बदल सकते हैं, 2 बंद और 3 बंद को हम 1 बंद में बदल सकते हैं, एथिन को हमने एथेन में बदल दिया, और वनस्पतिक तेल को हमने वनस्पतिक घी में बदल दिया। अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग है खनिज लवण। खनिज लवण, मिनरल्स। अब कुछ मिनरल्स जो है ये हमारे शरीर में, मैंने आपको बताया था, हमें किसी भी प्रकार की एनर्जी प्रोवाइड नहीं करवाते हैं। खनिज लवण से हमें किसी भी प्रकार की ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे शरीर में जो विभिन्न तरह की क्रियाएं होती हैं, जैसे तंत्रिकीय नियमन है, जैसे ब्लड प्रेशर है, तो इन सारी क्रियाओं को नियंत्रित करने में इन मिनरल्स का बहुत बड़ा ही रोल होता है। तो हम कुछ इम्पोर्टेंट मिनरल्स जो हैं उनकी बात करेंगे। तो जैसे कि हम बात करते हैं, सोडियम है, आयोडीन है, इसके अलावा कैल्शियम है, इसके अलावा पोटेशियम है, इसके अलावा फास्फोरस है, इसके अलावा फ्लोरीन है। तो ये कुछ ऐसे आयन या फिर जो हम कह सकते हैं सॉल्ट के रूप में पाए जाते हैं, तो ये हमारे शरीर में विभिन्न तरह की क्रियाओं का कंट्रोल करते हैं। तो हम एक एक की बात करेंगे। तो सबसे पहला है हमारा सोडियम। सबसे पहला है हमारा मिनरल सोडियम। और सोडियम जो है, आपको पता है सोडियम, हम नमक खाते हैं, सोडियम क्लोराइड, यहाँ से हमें सोडियम प्राप्त होता है। तो सोडियम जो है
ये क्या करता है हमारे शरीर में, जो हमारा ब्लड प्रेशर है, रक्त दाब जो है उसको कंट्रोल करता है ना। हम बोलते हैं ना कि हमारे शरीर का ब्लड प्रेशर जो है वो 120/80 mm ऑफ Hg होता है, यानी कि कम से कम 80 हो सकता है और ज्यादा से ज्यादा 120 है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल ब्लड प्रेशर, सामान्य रक्तदाब, बीपी बोलते हैं इसको, सामान्य रक्तदाब है। और यहाँ पर ये रक्तदाब का नियमन जो करता है वो सोडियम करता है। अब देखो, यदि ये नियमन कर रहा है तो इसकी मात्रा ज्यादा होगी, वो भी अपने लिए हानिकारक होगी, और यदि इसकी मात्रा कम होगी तो वो भी हमारे लिए असामान्य अवस्था होगी। तो अब यदि इस सोडियम की अधिकता हो जाए, हम सोल्ट जो है वो ज्यादा लेने लग जाए, तो हमारे शरीर में क्या होगा, बीपी बढ़ जाएगी, ब्लड प्रेशर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और यदि इसकी कमी होगी तो बीपी लो हो जाएगी। तो इस कंडीशन में हाई बीपी, उच्च रक्तदाब अधिकता में, और यदि इसकी कमी हो गई तो क्या हो जाएगा बच्चों, लो बीपी, लो ब्लड प्रेशर। तो ये था हमारा सोडियम। नेक्स्ट हम बात करते हैं आयोडीन, आयोडीन युक्त नमक। तो नेक्स्ट हमारा है सेकंड, आयोडीन। इसको हम लिखते हैं I2 से। और आपको पता है कि हमारे गले के अंदर एक ग्रंथि होती है जिसको हम बोलते हैं थायराइड ग्रंथि, और थायराइड ग्रंथि जो है ये थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है। किस हार्मोन का सिक्रेशन करती है, थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है। तो थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए क्या आवश्यक होता है, आयोडीन आवश्यक होता है। अगर आयोडीन कम हो जाएगा खाने के अंदर या बॉडी के अंदर तो थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा, और थायरोक्सिन के कारण बहुत सारी जो है असामान्यताएं हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाएगी। तो इसका काम होता है थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करना। थायरोक्सिन हार्मोन का, थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करना। अब देखो, यदि आयोडीन ज्यादा होगा तो भी असामान्यता होगी और कम होगा तभी भी असामान्यता होगी। तो यदि इसकी अधिकता होती है तो उस डिजीज को हम बोलते हैं ग्रेव्स डिजीज, और यदि इसकी कमी होती है तो उसको हम बोलते हैं गलगंड रोग। तो अधिकता से होता है ग्रेव्स, ग्रेव्स डिजीज का मतलब है कि मेंढक की तरह आंखें जो है वो बाहर आ जाती हैं, तो ग्रेव्स रोग। और थायरोक्सिन की कमी जो है इससे जो रोग होता है उसको हम बोलते हैं गलगंड रोग या घेंगा रोग भी बोलते हैं, यानी कि इस ग्रंथि में क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है, तो इसको हम बोलते हैं गलगंड रोग। फिर यदि हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट मिनरल जो है वो हमारी बॉडी में होता है कैल्शियम। आपको बोला जाता है ना कि दूध पिया करो, दूध में क्या पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है। तो वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो कैल्शियम है ये हमारी जो हड्डियां हैं, बोन्स जो है उसको ताजा दुरुस्त, या फिर इनका फॉर्मेशन जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, कैल्शियम के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसके कार्य में अस्थि निर्माण का कार्य जो है ये किया जाता है। अस्थि से मतलब बोन से है, यहाँ पर हड्डियों का निर्माण से है। और यदि कैल्शियम की ज्यादा मात्रा हो जाए ना तो शरीर में क्या बनने लग जाती है, स्टोन बनने लग जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं पथरी, है ना, पथरी। तो पथरी जो होती है वो कैल्शियम के ही सॉल्ट होते हैं, जैसे कि कैल्शियम ऑक्जेलेट है आदि इनके द्वारा बनती है। और यदि इसकी कमी हो जाएगी तो क्योंकि ये क्या काम कर रहा है, बोन्स का फॉर्मेशन कर रहा है, बोन्स का निर्माण कर रहा है, तो हमारी जो हड्डियां हैं वो क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर इसकी अधिकता होगी तो क्या होगा,
पथरी का निर्माण हो जाएगा शरीर में, पथरी निर्माण। और यदि इसकी कमी हो गई तो अस्थियां क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। जिस कंडीशन को हम रिकेट्स भी बोल सकते हैं, जैसे विटामिन डी जो है वो उसकी कमी से रोग होता है ना रिकेट्स, तो रिकेट्स में क्या होती है, हमारी बोन्स कमजोर होती है, तो इसमें भी ऐसे होता है, अस्थियां कमजोर, इसको हम रिकेट्स भी बोल सकते हैं। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा हमारा कैल्शियम। और फिर हम यदि नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं फास्फोरस। फास्फोरस पी से लिखते हैं इसको अपन। फास्फोरस जो है ये कुछ मात्रा में तो हमारे जो टीथ होते हैं, दांत होते हैं, उसमें पाया जाता है, और कुछ मात्रा में ये जो है वो हमारे बोन्स में भी पाया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी बोन्स के फॉर्मेशन में कैल्शियम और फास्फोरस दोनों हेल्प करते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, अस्थि निर्माण। और अब यदि हम इसके अधिकता की बात करें तो अगर फास्फोरस की मात्रा जो है वो बॉडी में ज़्यादा हो जाए तो हमारे शरीर में मेंटली प्रॉब्लम हो सकती है, और यदि इसकी कमी हो गई तो आपको पता है कि हमारी बोन्स जो है ये वीक हो जाएगी। तो मानसिक समस्या, और यदि इसकी कमी हो गई तो हमारी बोन्स क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, अस्थियां जो है ये कमजोर हो जाएगी। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब समझना तो क्या है, इसमें आपको याद भी करना है, पर आप इसको बार बार रिवाइज करोगे, आप बार बार इसको पढ़ोगे तो आपको ये याद हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग फ्लोरीन। आपने सुना भी होगा फ्लोराइड, फ्लोराइड अपन बोलते हैं ना पानी में फ्लोराइड बहुत ज्यादा मात्रा में है इसीलिए दांत जो है वो पीले पड़ रहे हैं, है ना। तो फ्लोराइड, तो देखो फ्लोराइड जो है ना ये थोड़ी बहुत मात्रा में जो है, थोड़ी बहुत मात्रा में जो है ये पानी में उपस्थित होना जरूरी है, क्योंकि ये हमारे दांत जो टीथ होते हैं उनको मतलब स्वस्थ रखने का काम करते हैं। अगर फास्फोरस की मतलब बिल्कुल कमी हो गई तो फिर हमारे दांत सड़ने लग जाएंगे, तो ये दंत निर्माण का कार्य करता है। लेकिन यदि इसकी मात्रा जो है वो ज्यादा हो जाए थोड़ी, तो फिर दांतों में क्या होने लग जाता है, पीलापन होने लग जाता है, दांत जो है वो खराब होने लग जाते हैं, पीलापन उनमें पड़ने लग जाता है। और अगर मृदा में फास्फोरस की अधिकता हो जाए तो वो मृदा को क्या बना देता है, बंजर बना देता है, बिल्कुल उर्वरक क्षमता जो है वो उसकी समाप्त हो जाती है। तो फ्लोराइड, फ्लोराइड और फ्लोराइड जो है ये दंत निर्माण करता है, दंत निर्माण करता है। और यदि इसकी अधिकता हो जाए तो उसको हम बोलते हैं फ्लोरोसिस, फ्लोरोसिस, उस डिजीज को हम बोलते हैं फ्लोरोसिस। इसकी कमी जनरली नहीं पाई जाती है क्योंकि पानी में थोड़ी और बहुत मात्रा में जो है वो फ्लोरीन या फ्लोराइड पाया जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल, जैसे हमने देखा सोडियम, आयोडीन, कैल्शियम, फास्फोरस, फ्लोरीन इत्यादि। तो यहाँ पर हमने पढ़ा मिनरल्स, तो हमारे जो 5 कंपोनेंट हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा, खनिज लवण, ये हम पढ़ चुके हैं हमारे फूड एंड न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में। और अब हम देखेंगे वाटर। तो वाटर से जनरली कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी हम इसके बारे में 2-3 पॉइंट्स नोट करेंगे। तो नेक्स्ट हमारी हेडिंग हो जाएगी जल, वाटर। तो मैं इसको हटा रही हूँ यहाँ से एक बार।
पानी, ब्लू है पानी, पानी, तो हम पानी की बात कर लेते हैं, वाटर, जल, वाटर। सो आप सबको पता होगा कि पानी को हम किससे दर्शाते हैं, H2O से दर्शाते हैं। तो पानी में 2 हाइड्रोजन के परमाणु और 1 ऑक्सीजन का परमाणु होता है, तो ये इसका होता है रासायनिक सूत्र। इसके अलावा आपने आगे सुना हो तो एक होता है भारी जल, ये हल्का जल है, तो भारी जल भी होता है एक, हेवी वाटर, भारी जल, और भारी जल को हम लिखते हैं D2O। अब D2O हमने इसलिए लिखा क्योंकि डी जो है ये ड्यूटेरियम को दर्शाता है, जो हाइड्रोजन का है एक आइसोटोप है, हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है D2O। और जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं उसमें जो अभिक्रियाओं को नियंत्रित करने में यूज होने वाला जो वाटर होता है वो कौन सा होता है, D2O होता है, भारी जल होता है। तो नाभिकीय अभिक्रियाओं में इसका यूज होता है। मंदक के रूप में, अभिक्रियाओं को मंद करने में, तो मंदक के रूप में। और यदि हम बात करें कि भाई वाटर की पीएच कितनी होती है, जनरली यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो वाटर को हम क्या मानते हैं, न्यूट्रल मानते हैं। और न्यूट्रल जो भी पदार्थ होगा उसकी पीएच कितनी होगी, 7। तो जल की पीएच हो जाएगी 7। तो जल का पीएच मान जो है ये कितना होता है, 7 होता है। पीएच स्केल पर जो 7 वैल्यू होती है वो न्यूट्रल होती है, तो जल कैसा होता है, उदासीन होता है। अब यदि हम बात करें कि प्राकृतिक रूप से सबसे शुद्ध जल कौन सा है, प्राकृतिक रूप से शुद्धतम जल, शुद्धतम जल, तो आपको पता ही है वर्षा का जल जो होता है ये शुद्धतम जल होता है प्राकृतिक रूप से, वर्षा जल। और यदि हम कृत्रिम रूप से शुद्धतम जल की बात करेंगे तो आप सब लोग इसके बारे में भी जानते हो, डिस्टिल वाटर, अशुद्ध जल को हम शुद्ध वाटर मानते हैं। तो ये हमारे वाटर से रिलेटेड कुछ फैक्ट थे जो हमने देखे। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करें तो जो गंगा नदी है ना, गंगा नदी में एक वायरस पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेज वायरस। उसका नाम है जीवाणु भोजी वायरस, जो कि गंगा के प्रदूषित जल में पाए जाने वाले बैक्टीरिया को क्या कर देता है, खत्म कर देता है। तो यहाँ पर हम नोट लगा के लिख सकते हैं। दूसरा चौक ले लेते हैं एक बार हम लोग। गंगा के जल में बैक्टीरियोफेज वायरस, जीवाणु भोजी बोलते इसको, पाया जाता है, जो हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म करता है, यानी कि गंगा के जल को साफ करने का कार्य करता है।
तो यहाँ पर हमने बात की वाटर के बारे में। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। एनिमल के अंदर हमने फूड एंड न्यूट्रिशन की बात की, जिसमें हमने 6 कंपोनेंट के बारे में डिटेल से देखा। सबसे पहले हमने देखा कार्बोहाइड्रेट, फिर हमने देखा प्रोटीन, फिर हमने देखा विटामिन, फिर लिपिड, फिर हमने देखा मिनरल्स और फिर हमने देखा वाटर। तो आई होप कि आपके ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे प्लांट में न्यूट्रिशन, क्योंकि प्लांट भी ग्रोथ करते हैं, है ना, उनमें भी रिप्रोडक्शन होता है और विभिन्न क्रियाएं होती हैं। तो पौधे को भी अपने विभिन्न भागों में जो विभिन्न क्रियाएं होती हैं उसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है? न्यूट्रिशन या पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है। तो क्योंकि वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसमें हम पोषक तत्वों को 2 भागों में डिवाइड करते हैं, जिसमें एक होता है लघु पोषक तत्व, जिसमें हम बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, और दूसरे होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स या फिर उनको हम बोलते हैं वृहद पोषक तत्व। तो हम बात करते हैं पादप में पोषण। तो हमारी हेडिंग हो जाएगी यहाँ पर पादप में पोषण। न्यूट्रिशन इन प्लांट, न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो देखो पादप में पोषण में एक चीज आपको बता देती हूँ कि पादप क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्योंकि पादप में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। तो पौधे फोटोसिंथेसिस करके अपना भोजन खुद बना लेते हैं। तो पादप जो फोटोसिंथेसिस करके अपना भोजन बनाते हैं उसको हम पादप के पोषक तत्वों में शामिल नहीं करते हैं। जो मिनरल्स पादप मृदा के द्वारा ग्रहण करते हैं उसको हम किस में शामिल करते हैं? उसको हम शामिल करते हैं प्लांट न्यूट्रिशन के अंदर। तो पादप में जो पोषक तत्व हैं, पादप की जड़ों द्वारा मृदा से ग्रहण किए जाने वाले पोषक तत्व जो पादप में वृद्धि, विकास, जनन जैसी क्रियाओं के संपन्न होने के लिए आवश्यक है। तो ये तो डेफिनेशन है जो जनरली आपके कोई यूज में नहीं आएगी कंपटीशन वालों के। अब हम पोषक तत्वों को 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है वृहद पोषक तत्व, वृहद पोषक तत्व, और दूसरे होते हैं, इसको हम बोल सकते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। और दूसरे होते हैं लघु पोषक तत्व। लघु से होता है छोटा और छोटा से मतलब होता है कम। तो हम इसको बोल सकते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। वृहद से मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि पादप को ऐसे पोषक तत्वों की आवश्यकता जो है वो ज्यादा होती है, क्योंकि वो दैनिक क्रियाकलापों में पादप की हेल्प करते हैं। और लघु पोषक तत्व, लघु यानी छोटा, यानी पादप को इनकी आवश्यकता जो है वो कम मात्रा में होती है। तो यहाँ पर हम इसकी मात्रा की बात करें तो इसकी मात्रा जो है वो लगभग पादप को जरूरत होती है 1 से 10 मिलीग्राम प्रतिदिन।
और यदि हम लघु पोषक तत्व में बात करें तो इसकी मात्रा जो है वो पादप को बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। इसकी मात्रा होती है 0.01 मिलीग्राम। अब ये तो हो गई भी बात की कितनी आवश्यकता होती है। अब हमें याद रखना है कि कौन से पोषक तत्व वृहद पोषक तत्व में आते हैं और कौन से पोषक तत्व लघु पोषक तत्व में आते हैं। तो इसमें हम यदि उदाहरणों की बात करें तो इसमें हो जाएगा कार्बन सी से लिखते हैं, हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, इसके अलावा सोडियम, सोडियम को हम लिखते हैं Na से। इसके अलावा पोटेशियम, पोटेशियम को हम लिखते हैं K से। इसके अलावा मैग्नीशियम जो कि पौधों के क्लोरोफिल में भी पाया जाता है। तो ये सारे ऐसे पोषक तत्वों के हमने नाम लिखे जिनकी आवश्यकता पौधों को ज्यादा मात्रा में होती है। और कितनी होती है तो प्रतिदिन पौधों को होती है 1 से लगाकर 10 मिलीग्राम तक। फिर हम बात करते हैं लघु पोषक तत्व, तो इनकी आवश्यकता बहुत कम मात्रा में होती है। और इनकी यदि हम बात करें तो इसमें हो जाएगा पहला आयरन या लोहा बोल सकते हैं इसको हम लोग। इसके अलावा मैग्नीज, इसके अलावा कॉपर जिसको हम तांबा बोलते हैं, Cu से लिखते हैं इसको। इसके अलावा मोलिब्डेनम, इसके अलावा जिंक, जिसको हम जस्ता भी बोलते हैं, जिंक, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, तो जिंक इसको हम Zn से लिखते हैं। इसके अलावा बोरोन, इसको हम लिखते हैं B से। क्रोमियम, Cr से लिखते हैं इसको। फिर है निकल, तो यहाँ पर हमने टेबल के माध्यम से देखा कि पौधों में कौन से वृहद पोषक तत्व हैं और कौन से लघु पोषक तत्व हैं। तो ये आपको याद रखना है एलिमेंट कि वृहद पोषक तत्व में कौन कौन से परमाणु आएंगे, कौन कौन से तत्व आएंगे और लघु पोषक तत्व में कौन कौन से आयन आएंगे। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन सीधा ही पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा लघु पोषक तत्व है या निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है या फिर वृहद पोषक तत्व है। तो आपको याद होगा तो ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको याद नहीं है तो फिर आप तुक्का लगाएंगे और आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जो न्यूट्रिशन, फूड एंड न्यूट्रिशन की हमने बात की थी वो वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। तो आई होप कि आप भी पढ़ने वाले जो बच्चे हैं जो वीडियो रेगुलर देख रहे हैं, जिनको आगे कंपटीशन एग्जाम फाइट करना है और नौकरी लगनी है, तो उनको भी मेरे जो पढ़ाए हुए टॉपिक हैं या जो हमारे टॉपिक चल रहे हैं वो समझ में आ रहे होंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपकी पढ़ाई अच्छे से चले, आप स्वस्थ रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।
थैंक यू वेरी मच।